माँ, आपको मेरे लिए पत्नी नहीं बल्कि अपने लिए बहू चाहिए थी। बाहर ढोलक की थाप पर सभी रिश्तेदार महिलाएं नाच रही थीं। ढोलक भी वाला भी ऐसा कि हर कोई उसकी ढोल की थाप पर नाचने को मजबूर हो जाता। सबके पैर अपने आप ही उठ रहे थे। घर की बेटी संगीता भी सबके साथ थिरक रही थी और घर की मुखिया शिमला जी भी खुश होकर नोट वार रही थी। घर के इकलौते बेटे महेश की बाबू नंदनी ने बेटी को जन्म दिया था। आज उसी का कुआं पूजन था। आखिरकार 3 साल बाद अम्मा जी की मुराद जो पूरी हुई। जब से इकलौते बेटे की शादी हुई थी तब से मंदिर इस दिन के लिए माथा टेक कर आई थी। अंदर खिड़की में से यह सब उनकी बहू नंदिनी भी देख रही थी। फिर वापस अपने पलंग पर अपने सोते हुए नन्हे से बेटे के पास आकर लेट गई और सोचते सोचते पहुंच गई बीती बातों पे, जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। उस दिन भी ऐसे ही ढोलक पर सब नाच रहे थे। उस दिन भी घर की बेटी झूम झूम कर नाच रही थी और सासू माँ शिमला जी कभी बेटी पर पैसे वार रही थी, कभी बहू पर वार कर ढोलक वाले को दे रही थी। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नंदिनी का इस घर में गृह प्रवेश कराया गया था। घर में गिनती के सिर्फ 5 सदस्य थे, सास, ससुर, ननद, पति महेश और खुद नंदिनी। छोटा सा प्यारा सा खुशहाल परिवार। कारण खुशहाल शायद नहीं, कारण खुद शिमला जी शुरू से ही पुरानी सोच की महिला थी। उन्हें सासों में से थी जो सोचती थी कि बहू तो सिर्फ सास और घर के लिए आती है, मतलब गठबंधन पति के साथ हो ना हो, सास और घर की मान मर्यादा के साथ बहू का गठबंधन हो ही जाता है। अब मान मर्यादा कौन सी? वही जो समाज ने बनाई है, या शायद खुद सास ने? एक बहू सास के सामने अपनी पति से बात तक नहीं कर सकती, उसके साथ बैठ नहीं सकती, आदि आदि। अब खुद तो कभी सास के साथ रही नहीं, पर बहू के लिए तो नियम तो बना ही दिए सकती थी। और यह बात नंदिनी को शादी के तीसरे दिन ही पता चल गई, जब वो वक्फेरे के बाद वापस महेश के साथ घर में आई। शाम हो चुकी थी, सभी रिश्तेदार जा चुके थे और घर में बस यही 5 सदस्य बचे थे। आते ही उसने अम्मा जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अम्मा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में भेज दिया। वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे महेश भी चेंज करने के लिए कमरे में आ गया। सामान वापस सही जगह रखने और चेंज करने में ही 15-20 मिनट लग गए। इतने में बाहर से अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे बहू, अंदर कमरे में ही रहोगी या बाहर भी आओगी? अम्मा जी की आवाज़ सुनकर नंदिनी फटाफट कमरे के बाहर आई और आकर अम्मा जी से बोली, जी अम्मा जी कहिए। क्या कहें, कुछ शर्म तो तुम लोगों को रखनी चाहिए। अब बेटे से तो क्या कहूँ, पर तुम तो समझदार हो। यहाँ सास और ननद दोनों बैठी हुई है और तुम लोग कमरे में जाकर घुस गए, अच्छा लगता है क्या? जी वो नंदिनी के मुंह से बोल तक नहीं फूटे। आखिर इस बात का क्या जवाब दे? आखिर थी तो अपने पति के साथ ही, उस पर इतना बवाल क्यों? इधर अम्मा जी ने उसे अपने घर के रीति रिवाज समझाते हुए बोली, देख बहू, अपने यहाँ जब सास ससुर और ननद बैठे हो तो ना तो पति से बात करते हैं ना उसके पास बैठते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं टोकूंगी। और जब घर में हम लोग हो तो दोनों एक कमरे में साथ मत रहा करो। ननद भी जवान हो रही है, उस पर क्या असर होगा? नंदिनी अम्मा जी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। भला ये भी कोई बात हुई? फिर तो ननद के रहते बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पर कुछ बोली नहीं। उसी समय महेश बाहर निकलकर आया तो अम्मा जी चुप हो गई और चाय का बहाना करके नंदिनी को वहाँ से हटने के लिए कहा। नंदिनी चाय बनाने रसोई में चली गई और चाय बनाकर सबके लिए ले आई। ससुर जी तो उस समय घर पर थे नहीं, इसलिए अम्मा जी संगीता और महेश को चाय पकड़ा दी और खुद को कप लेकर अंदर आने लगी तो महेश ने कहा, अरे चाय लेकर अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं बैठ जाओ, सब तो बाहर बैठे हैं, तुम अकेले अंदर क्या करोगी? नंदिनी ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने उसे अंदर जाने को कहा। महेश हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगा तो अम्मा ने कहा, बेटा, हर परिवार की अपनी मर्यादा होती है। घर में जवान बहन है और तू बीवी के साथ बैठेगा? ये कैसी बात कर रही हो अम्मा? हमारे यहाँ ऐसा भी कोई रिवाज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। अब तक तो घर में सिर्फ तेरे माँ, पिता और बहन ही थे। मेरी तो कोई सास थी ही नहीं। अब तेरी पत्नी आई है तो यह रिवाज अब लागू होगा ना? महेश इसके आगे कुछ ना कह पाया। अब तो यह हर रोज़ ही होने लगा था। अम्मा के सामने नंदिनी महेश से कुछ बोल तक नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अगर संडे के दिन महेश घर पर होता तो उस दिन आराम करने के लिए भी नंदिनी अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। अक्सर यही होता था कि या तो संडे के दिन महेश हॉल में सोता था या फिर नंदिनी ऊपर स्टोर रूम में, दोनों में से किसी एक को एडजस्ट करना पड़ता था।
आखिर थक हार कर महेश ने दूसरे शहर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी जॉब लग भी गई। उसने घर पर आकर अपने माता पिता से नंदिनी को ले जाने की इजाज़त मांगी तो शिमला जी ने साफ मना कर दिया। अरे तुम्हें तो ज़िंदगी भर साथ ही रहना है, पर हम भी तो बहू का थोड़ा सुख उठाए, अगली बार ले जाना। दो टूक बात कहकर शिमला जी ने बात को ख़त्म किया। क्या महेश नंदिनी को वहीं छोड़कर दूसरे शहर रवाना हो गया? क्या नंदिनी अपने पति के पास जा पाई? आखिर महेश ने इसका क्या उपाय निकाला? एक बार तो महेश के मन में आया कि दूसरे शहर की नौकरी को छोड़कर वापस इसी शहर में ज्वाइन कर लूं, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर अपना सामान समेटना शुरू करता है। यह बात सुनकर नंदिनी को भी बहुत दुख हुआ। वह महेश से बात करने के लिए कमरे में आ ही रही होती है कि अम्मा ने उसे रोक लिया। अरे बहू, तुझे समझाया था ना कि जब लोग घर पर हो तब महेश से दूर रहा करो, अपने घर के रीति रिवाज भूलो मत। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया कि यहाँ तो मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है और इन्हें अपने रीति रिवाजों की पड़ी है। पर उस समय तो नंदिनी चुप ही रह गई। पर रात को जब वो कमरे में आई तो महेश पलंग पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तब महेश ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कोशिश तो की थी, पर अम्मा समझने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे लोगों को अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहू लाने का शौक़ तो होता है, पर बहू के दिल में क्या है वो जानने का शौक़ नहीं होता है। बस करो नंदिनी, थोड़ा हिम्मत रखो। क्या हिम्मत रखूँ जी? एक तो अम्मा जी पता नहीं कहाँ कहाँ से रीति रिवाज निकाल कर ले आई, ऊपर से बहू की सेवा का शौक़ चढ़ा है। क्या ऐसी औरत की बहू दिल से सेवा कर पाएगी? बस करो नंदिनी, अम्मा है वो मेरी, माना कि थोड़ी स्वार्थी हो गई है, पर तुम उनके लिए अपने दिल में कोई भी मैल मत रखो, मुझ पर विश्वास रखो। कोई बहू खुद से कुछ कहना नहीं चाहती है, वैसे ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर अम्मा जी तो। बस करो नंदिनी, मुझ पर विश्वास रखो। मैं और घरों की तरह सास बहू की महाभारत इस घर में नहीं चलने दूँगा, पर बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती रहो। देख लेना, अम्मा खुद सारे नियम हटाएंगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस बार मेरा प्लान पक्का है। अम्मा तो क्या पूरा घर मानेगा, पासा पलटने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। अच्छा, एक पासा तो पहले ही पलट चुका है। अरे पत्नी, विश्वास करो मुझ पर इस बार मैं गलत नहीं होने दूंगा। बस आखिर ऐसा क्या चल रहा था महेश के मन में? क्या इस बार महेश का प्लान सफल हुआ? नंदिनी को समझाते हुए महेश उसे अपना प्लान बताता है और कहता है, बस कुछ दिनों की बात है, शायद कुछ महीनों की भी। बस अपने मन को शक्त रखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस तुम मेरा साथ देती जाओ। दूसरे दिन शाम की ट्रेन से महेश दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर नंदिनी का मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे दिन कट रहे थे। रोज़ शाम को महेश घर पर फ़ोन कर दिया करता था, लेकिन अम्मा जी के फ़ोन पर, क्योंकि महेश को अच्छे से पता था कि अम्मा जी महेश का फ़ोन नंदिनी को नहीं देगी। यहाँ तक कि अम्मा भी जहमत नहीं उठाती कि अपने बेटे की बात बहू से तो करा दे। रात को नंदिनी जो अपने कमरे में सोने जाती, अम्मा जी उसे सख्त हिदायत देती, महेश से फ़ोन पर बात मत करने लग जाना। बेचारा दिन भर काम करके थक गया होगा, तेरी तरह थोड़ी ना घर में आराम करता रहता है, इसलिए उससे फ़ोन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही घर की हाल चाल देने की, तो वो मैं दे चुकी हूँ। साथ ही संगीता को भी उसी के पास सुला देती। नंदिनी मन महसूस कर रह जाती। कई बार दिन में सासू माँ जब आराम कर रही होती, तब नंदिनी मैसेज के ज़रिए महेश से अपने दिल की बात कह देती। वक्त यूं ही बीत रहा था। महेश को गए 5 महीने हो चुके थे। अब उसने धीरे धीरे फ़ोन करना भी कम कर दिया। अब तो यह आलम था कि अम्मा भी कई बार फ़ोन मिलाती तो वो फ़ोन तक नहीं उठाता। अब तो महेश का फ़ोन आए हुए 20 दिन हो गए थे। अब तो अम्मा को भी महेश की चिंता होने लगी थी। आखिर जब उनसे रहा नहीं गया तो रात को
उन्होंने प्रभात जी से कहा, सुनिए, पता नहीं क्यों महेश आजकल फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना ही खुद करता है। क्या हम लोग शहर जाकर देखें, आखिर बात क्या है? महेश ठीक तो है ना? इससे पहले कि प्रभात जी जवाब देते, दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नंदनी खड़ी हुई थी। सिर पर पल्ला नहीं, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू लिए। नंदनी को सामने खड़ी देख अम्मा घबरा गई। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अपनी मान मर्यादा भूल गई है क्या? इस घर के रीति रिवाज सब बेच खाए हैं। अम्मा जी, मसाले में कूटकर खिचड़ी बनाकर खा लो। अपने रीति रिवाज को आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। नंदनी रोते हुए बोलने लगी। नंदनी के मुंह से यह सब सुनकर प्रभात जी भी कमरे के बाहर आ गए। अम्मा जी ने पहले नंदनी का पल्ला ठीक किया, उसे हॉल में लाकर सोफे पर बैठाया। तब तक संगीता भी उठकर आ गई। अम्मा ने संगीता को नंदनी के लिए पानी का ग्लास लाने को कहा, फिर उसे पानी पिलाकर पूछा, अरे बहू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तू? आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कैसी बहू, काहे की बहू? बर्बाद कर दी आपने अपनी बहू की ज़िंदगी। देखो आपके बेटे की करतूत, आपने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए नंदनी ने अपने मोबाइल आगे कर दिया, जिसमें महेश ने व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजी थी। उस फ़ोटो में महेश के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, साथ ही उसके गले में फूलों का हार था। उसे देखकर अम्मा जी बोली, अरे तो कोई उसके साथ ही नौकरी करती होगी, पढ़ी लिखी होकर भी इतनी अकल नहीं है। फ़ोटो देखकर इतना बवाल क्यों मचा रही हो? अम्मा जी, पढ़ी लिखी हूँ तभी बवाल मचा रही हूँ। नीचे आपके बेटे ने जो मैसेज लिखा है वो भी तो पढ़ो। संगीता ने अम्मा के हाथ से मोबाइल ले लिया और मैसेज पढ़ने लगी। सपना जो सच हो ही गया, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने भी देखा हो। बोलिए, इसका क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ अम्मा जी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नंदनी अभी भी रोए जा रही थी। अब तो अम्मा का भी माथा ठनक गया। वो प्रभात जी से बोली, सुनिए, आप टिकट कराओ, गाड़ी कराओ, चाहे एरोप्लेन बुलाओ, कुछ भी करो, हम अभी के अभी महेश के पास जाएंगे। बस प्रभात जी ने भी हड़बड़ी में फटाफट टैक्सी का इंतज़ाम किया और संगीता को पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़कर नंदनी और शिमला जी के साथ रवाना हुई। आखिर 8 घंटे के सफ़र के बाद वो महेश के पास पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। जाकर सबसे पहले महेश के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया तो आंखों को मलते हुए महेश ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी हरकत करते हुए? हमारी नाक कटा के रख दी। यह भी नहीं सोचा कि तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी पर क्या बीतेगी? अरे कौन है वो चुड़ैल? महेश तो नींद से ही पूरी तरह से जाग ही नहीं पाया था। अचानक हुए इस वाक्य से खुद को संभालते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, आप अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है? अचानक पीछे से प्रभात जी भी आकर बरसने लगे। अरे तू शादीशुदा है नालायक, यह सब करते हुए तुझे अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया? कौन? अम्मा, वो तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए लोगों ने उसे हार की माला पहनाई थी। मैंने भी उसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। और वो मैसेज, अरे मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे लिखा था तो मैंने भी चिपका दिया। देखो, मेरा बेटा गलत नहीं था बहू, तुम तो बेवजह ही बतंगड़ बना रही थी। अब यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, तुम्हें कहा था ना, हमारे घर के रीति रिवाज है, बहुएं अपने पति के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अम्मा जी अभी भी हार नहीं मान रही थी, पर इतने में प्रभात जी अम्मा को डांटते हुए बोले, बस बहुत हो गया तुम्हारे रीति रिवाज, चलो, ये तो गलतफहमी थी जो दूर हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए बहू का यहीं रहना सही है। हम कह देते हैं नंदिनी अब इसके साथ यहीं पर रहेगी, पर ये तो ज़िंदगी भर साथ ही रहेंगे, हमें भी तो बहू का सुख लेने दो। अरे बस करो, तुम बेटे के लिए पत्नी लाई हो या खुद के लिए बहू?
गठबंधन तुम्हारा नहीं तुम्हारे बेटे का हुआ है बहू के साथ। आखिर तुम भी एक बेटी की माँ हो, कुछ तो समझो। आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी और नंदनी को वहीं छोड़कर वो अपने शहर शाम को ही लौट गई। आखिर उनकी बेटी भी तो घर में अकेली थी। इधर महेश सोच रहा था कि उसका प्लान तो पूरा हो ही नहीं पाया। उसने तो सोचा था कि अगर वो जाएगा नहीं तो अम्मा खुद ही नंदनी को उसके पास छोड़ देगी। यहाँ तो नंदनी उससे 2 कदम आगे ही निकली। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोज़ाना इसी तरह की अच्छी अच्छी पारिवारिक कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी पर। तब तक के लिए आप लोग को एक प्रश्न है कि महादेव भोलेनाथ की पत्नी का नाम क्या है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी सबसे पहले और सही उत्तर देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।